दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रयासों से बमोरी उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट बमोरी पहुंच गया है, जो कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, जिससे भविष्य में कोरोना काल जैसी स्थिति फिर न उत्पन्न हो और बमोरी के मरीजों के उपचार हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कोरोना काल के प्रथम दिन से कोरोना वार्ड की इंचार्ज सिस्टर नवीता खादीकर से। गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा कौन्या कला कांड के फरार आरोपियों की विशेष टीम बनाकर कराई जा रही धरपकड़। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में चाचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कौन्या कला में भील समुदाय हिंसा के लिए आयोजित की जा रही महापंचायत को रोकने के लिए पहुंची पुलिस फोर्स पर भील समाज के लोगों द्वारा एक राय होकर हमला किया गया था। आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के कार्यकाल में सांसद केपी यादव के सहयोग से गैल इंडिया लिमिटेड द्वारा नगर पालिका परिषद गुना को कचरा वाहन प्रदान किए गए, जिसका उद्घाटन सांसद केपी यादव, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। आपातकाल कला दिवस के मौके पर सांसद ने लोकतंत्र सेनानी चौरसिया के घर पहुंचकर किया सम्मान। मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा कुशमोदा चौकी के सामने मिलेनियम ITI के पास फुलवारी कॉलोनी में किया वृक्षारोपण, जिससे गर्मियों के दिनों में हवा का वातावरण बन सके। श्री बाग बागेश्वर धाम पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। ब्लॉक प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को ब्लॉक के धार्मिक एवं रमणीय प्रसिद्ध मनमोहक स्थल बाग बागेश्वर धाम पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ साथ NSS की टीम द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वृक्षारोपण किया गया। 23 जून को बड़वानी के बेरोजगार युवा अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से जिला कलेक्टर के पास पहुंचे तो बड़वानी प्रशासन ने उन पर बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे दायर कर दिए। इस घटना के विरोध में संयुक्त बयान जारी करते हुए प्रमोद नामदेव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती वैकेंसी नहीं निकली। मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार विभागों को प्राइवेट कर रही है। आशाओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में पुतला जलाए जाएंगे। आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चे ने इस गिरफ्तारी के विरोध में 25 जून को पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला जलाने का आह्वान किया है। भोपाल से डॉक्टर विनीत गौर रेटिना स्पेशलिस्ट पूर्व चिकित्सक शंकर नेत्रालय चेन्नई 26 जून को लॉयंस नेत्र चिकित्सालय गुना में 10 से 1:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे। जिन मरीजों को रेटिना संबंधित बीमारी की परेशानी हो वो लॉयंस नेत्र चिकित्सालय गुना में आकर संपर्क कर सकते हैं। गुना जिले के इतिहास में संभवतः ये पहला मामला हुआ कि जिसमें 2 आरोपी चोरों ने फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों पर कराया मारपीट का मामला दर्ज। फरियादी दिनेश पुत्र दिलीप कुशवाहा उम्र 32 साल निवासी बूढ़े बालाजी टेकी रोड ने घायल अवस्था में हमराह अपने घायल दोस्त हरिओम जाटव के साथ थाना आकर रिपोर्ट किया है कि 20 मार्च को रात 10 बजे जब भे और उसका दोस्त हरिओम जाटव विजय श्री सीमेंट पाइप फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया गुना में चोरी करने के लिए घुसे थे, जहां पर हरिओम जाटव को फैक्ट्री के 3-4 लोगों ने पकड़ लिया और दोनों को रस्सी से बांधकर डंडे और बेल्ट के साथ मारपीट की। महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष विशेषज्ञों की आवश्यकता। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त जिला अधिकारियों से कहा गया कि समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत 0-18 वर्ष के बालकों की देखरेख एवं संरक्षण वाले तथा लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु अनुवादक, भाषा विशेषज्ञ तथा विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों जैसे मुखबाधित, मानसिक अस्वस्थ आदि के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाया जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का दौरा भ्रमण कार्यक्रम का कल 26 जून को होगा गुना में भ्रमण। शोक संवेदना व अन्य कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। ज्वेलर्स की दुकान से धोखाधड़ी की सनसनीखेज वारदात का गुना पुलिस ने कुछ ही समय में किया खुलासा। आरोपियों को माल सहित अशोक नगर में पकड़वाया।
ज्वेलर्स की दुकान से धोखाधड़ी की सनसनीखेज वारदात का गुना पुलिस ने कुछ ही समय में खुलासा कर आरोपियों को माल सहित अशोकनगर में पकड़वाया। 25 जून को गुना शहर के सराफा बाजार स्थित देवेंद्र सोनी नामक सराफा व्यापारी की मां अंबे ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और व्यापारी को 1-2 किलो 310 ग्राम की चांदी की सिल्ली दिखाते हुए उसके एवज में चांदी की पायलें खरीदने की बात कही तो व्यापारी द्वारा उसकी चांदी की सिल्ली को लेकर उसे 59 जोड़ी चांदी की पायलें कीमत करीबन 1,70,000 रुपए दे दी और वे लोग पायलें लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद व्यापारी द्वारा चांदी की सिल्ली को काट कर पुनः सही से चेक किया गया तो उसके अंदर जत्ता भरा हुआ था। तो व्यापारी को समझ आया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। व्यापारी द्वारा तत्काल अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत को गुना कोतवाली थाने में की गई, जिस पर से थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 528/21 धारा 420 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आज ग्राम मुहासा में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना एवं उनका निराकरण किया पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। गुना शहर को कॉलेज के लिए भवन की बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए पूर्व राज्य मंत्री एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव से अनुरोध पर उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा नए भवन में 7 करोड़ 7 लाख रुपए आज स्वीकृति की। उसके लिए मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित किया गया। उन्होंने गुना जिले के लिए कॉलेज भवन की सौगात दी। शौचालय की जमीन पर जबरदस्ती दबंग लोग कर रहे हैं कब्जा। धर्मेंद्र पुत्र भरोसा निवासी ग्राम जमरा ने थाना म्याना में की शिकायत। प्रार्थी धर्मेंद्र पुत्र भरोसा केवट उम्र 25 साल निवासी ग्राम जमरा द्वारा बताया गया कि घर के स्कूल के पास 5 साल पूर्व घर के पास एक शौचालय बनवाया था। शौचालय पर नरेंद्र पुत्र लल्लीराम रघुवंशी ने कब्जा कर लिया। उसके चारों ओर बागड़ कर दी। उसमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब शौचालय के चारों ओर बागड़ के बारे में पूछा तो बताया गया कि ये मेरी जमीन है, तुम मेरी जमीन पर शौचालय बनवाए हो और कहा कि अब अगर शौचालय के बारे में बात की तो जान से मार देंगे। आरोन में पिछले कोरोना से लेकर इस कोरोना काल में एक विशेष सेवा देने वाले कोरोना योद्धा व समाज सेवी विकास शर्मा से खास बातचीत की आरोन संवाददाता मिथुन शर्मा ने। साइंस सिटी कॉलोनी पटार पुरापोषर रोड के रहवासियों ने आज कॉलोनी के इलाकों से हाई वोल्टेज लाइन हटवाने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के नाम आज एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गत दिवस बारिश के दौरान चद्दरों में बिजली लाइन से करंट आने के कारण यहां एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। ज्ञापन में रहवासियों ने करंट की अन्य घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए जल्द से जल्द हाई वोल्टेज लाइन हटवाने की मांग की। मोटरसाइकिल चोरी करने वालों का गिरोह है सक्रिय। आज फिर एक मोटरसाइकिल अधिवक्ता महिपाल सिंह पवैया के घर के निवास के सामने से कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। होंडा ड्रीम नाम की मोटरसाइकिल को चोर लेकर रफू चक्कर हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस को सोशल मीडिया पर चलने वाली पार्टी बताए जाने पर विधायक जयवर्धन सिंह आए सामने। उन्होंने कहा कि विदेश में होंगे इसलिए उन्हें पता नहीं था। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, साथ ही गुना के कार्यकर्ता भी लोगों को ऑक्सीजन और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भाजपा गुना में गोल थी। आपातकाल कला दिवस के मौके पर सांसद ने लोकतंत्र सेनानी चौरसिया के घर पहुंचकर किया सम्मान। आज हम उन राष्ट्रभक्तों को, उन देशभक्तों को, उन मीसाबंदियों को उनका सम्मान करने आए हैं जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी बात रखी थी और इस आपातकाल का विरोध किया था। उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पर आज भी वो लोग हैं जिन्होंने एक तरह से कहें कि उस आज़ादी की लड़ाई के लिए, उस अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन सबका सम्मान करने के लिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ मीसाबंदी हैं उन सबका आज सम्मान करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वो काला दिन जब आपातकाल लगाया गया था, जब लोगों के अधिकारों का हनन किया गया था, जब लोगों की आवाज़ दबाई गई थी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राष्ट्रभक्त हों, चाहे देशभक्त हों,
हर एक नागरिक की जो आवाज़ जिस दिन दबाई गई थी, ये ऐसा काला दिन, उसको याद करेंगे। वो लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस क्या करती थी, क्या कर रही है और आगे इसकी विचारधारा क्या है। राम मंदिर निर्माण को लेके लगातार कहीं ना कहीं थोड़ी विवाद की स्थिति चल रही है, उसी को लेकर बैठक भी की गई महाराष्ट्र में। चंपत राय जी भी थे, अब प्रधानमंत्री जी भी उस बैठक में रहेंगे। तो उसमें क्या निकल के आ रहा है, कुछ लोगों में मानहानि के भी आगे बात निकल के आ रही है, मानहानि का दर्ज कराएंगे। नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। राम मंदिर को लेकर तो निर्णय हो चुका है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में रामलला वहाँ विराजेंगे और राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा। सर एक बार बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आदेश करते हैं कि भूमाफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अधिकतर देख रहा है कि नगर पालिका से भी कुछ कॉलोनियों की फाइलें गोल हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री आवास को लेके आप क्या कहेंगे? और लगातार अतिक्रमण या भूमाफिया सक्रिय हैं पूरा गुना जिले में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम जो भी नियम कायदे में दायरे में जो भी आता है वो करेंगे और बिल्कुल भूमाफिया बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तो देखने को मिल रहा है कि सर चौहान जी ने कहा है और आज भी नगर पालिका से ही कॉलोनियों की फाइलें गायब हो रही हैं, उसमें क्या कार्रवाई? कुछ अवैध कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं, उन पे भी कार्रवाई नहीं की गई है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी सीएमओ ने, कलेक्टर ने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया था तोड़ने का। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं अवैध जो हैं, उनके ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या मुझे पता लग रहा है आगे जो भी मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल इस पर डिस्कस किया जाएगा और भूमाफियाओं को नहीं छोड़ेंगे। आरोन में पिछले कोरोना से लेकर इस कोरोना काल में एक विशेष सेवा देने वाले कोरोना योद्धा व समाज सेवी विकास शर्मा से खास बातचीत की आरोन संवाददाता मिथुन शर्मा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और मैं हूं आपके साथ मिथुन शर्मा। इस समय मैं आपको एक ऐसे युवा समाज सेवी से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने कोरोना काल में दूर दूर से मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। अब दूर दूर में जैसे कि भोपाल, अशोकनगर और तो और दिल्ली, इन जगह से निःशुल्क तौर पर मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। इस समय विकास शर्मा मौजूद हैं, युवा समाज सेवी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हलचल में। धन्यवाद मिथुन जी। विकास जी, आपने जो सेवा कार्य किए हैं कोरोना काल में, एक तरीके से इस कोरोना काल में ऐसा कोई भी सेवा कार्य नहीं रहा है आपसे जो कि आपने ना किया हो, और एक विशेष तौर पर आपने जो सेवा कार्य इस कोरोना काल में किया है, इस कोरोना काल में ही नहीं पिछले कोरोना काल में भी आपने ये सेवा कार्य किया था, वो था मरीजों को दवाइयाँ पहुँचाना। और ये एक विशेष कार्य है जिससे कि कई ऐसे मरीजों को आपने दवाइयाँ पहुँचाई हैं जो कि काफ़ी दवाइयों के मोहताज हो चुके थे और उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। ऐसे टाइम पर आपने उनकी मदद की है और दूर दूर से लाकर आपने निःशुल्क तौर पर उनकी मदद की है जी। तो विकास जी, कैसा कार्य रहा आपका? कैसे और कब से कब तक किया आपने, और पिछले साल भी आपने ये कार्य किया था, जरा विस्तार से बताएं। मिथुन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले लॉकडाउन से मैंने ये कार्य प्रारंभ किया था। मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा तभी से मैंने लोगों के लिए दवाइयां लाना शुरुआत की। मुझे लगा कि लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था और सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन एक जो मुख्य व्यवस्था का अभाव देखा वो थी दवाइयां लाने का अभाव। तो उसी क्रम में मैंने ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी जानकारी ये सभी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था मैंने। जिनको भी लगे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और दवाइयां मंगा सकते हैं। तो इसी कड़ी में गुना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, साथ ही दिल्ली तक यहाँ से दवाइयां मांग के मैंने निःशुल्क रूप से लोगों को उपलब्ध करवाई। इस तरीके से मैंने ये कार्य किया। अच्छा विकास जी, इस सेवा कार्य में आपको प्रशासन से क्या सहयोग मिला? प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। जब 2020 में आरोन तहसीलदार महोदय निर्मल सिंह जी राठौर, उनका सहयोग मिला। नायब तहसीलदार निशा मैम, उनका भी भरपूर सहयोग मिला। लॉकडाउन में ये जो आपने सेवा कार्य किया था, कब से प्रारंभ किया और कब तक चला आपका? ये सेवा कार्य मैंने 2020 जब प्रथम लॉकडाउन लगा था मार्च से, लगातार 3 महीने तक मैंने 2020 में लोगों की सहायता की, जरूरतमंदों को राशन बांटा, मुख्य रूप से दवाइयां उपलब्ध करवाई। और ये सेवा कार्य निरंतर अभी जो द्वितीय लॉकडाउन 2021 में लगा तब भी मैंने ये कार्य अभी मेरा जारी है। जरूरतमंदों को मैं दवाइयां मंगाकर उपलब्ध करा रहा हूँ। अच्छा विकास जी, इसमें इस सेवा कार्य में आपका विशेष क्या सेवाएं रही हैं? आपकी विशेष सेवाएं जो विशेष सेवा के रूप में हम कह सकते हैं,
कि मैंने देखा कि दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ऐसे मरीज मेरे पास आए जिन्होंने बोला कि आप हमें दवाइयाँ ला दीजिए, चाहे उसके एवज में आप कितने ही पैसे ले लीजिए, क्योंकि अगर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हमारे मरीज की जान भी जा सकती है। क्योंकि उस समय प्रशासन कोई परमिशन नहीं दे रहा था बाहर जाने की, जिसमें ग्वालियर से जो मानसिक रोगी हैं उनकी दवाइयाँ थी, और भोपाल से कई ऐसे मरीज थे जिनको बहुत ही अर्जेंट में दवाइयाँ लाना पड़ती थी, इसलिए वो विशेष सहयोग मेरा दवाइयाँ लाने में रहा। अच्छा विकास जी, इस सेवा कार्य में आपको क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या, ये सब भी विस्तार से बताएं। देखिए, परेशानी तो हर कार्य में आती है। जब भी मैं मेरे निजी वाहन से जाता था गुना, कई बार मेरी गाड़ी पंचर हुई, कई बार मेरे 4-4, 5-5 किलोमीटर पंचर गाड़ी को मैंने ढका कर ले गया। और इसके अलावा कई बार ऐसा मौका भी आया कि बीच में जैसे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल पंप दूर होने के कारण इस प्रकार से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को उनकी दवाइयाँ उपलब्ध हों, जिससे लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। एक और बात विकास जी, ये सभी कार्य आपने निःशुल्क तौर पर किए हैं। निःशुल्क यानी कैसा, क्या दवाइयाँ भी आपने निःशुल्क पहुँचाई हैं लोगों को? हाँ, निःशुल्क में इसमें कुछ लोगों को मैंने निःशुल्क दवाइयाँ भी दी, जिसमें कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति थे जिनकी दवाइयाँ ग्वालियर से भी आना थी, वो भी मैंने निःशुल्क दी। ऐसे अधिकतर 10% लोगों को मैंने निःशुल्क दवाई दी। लेकिन जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सक्षम थे, उनके लिए मैंने दवाई लाने का कोई भी खर्चा नहीं लिया। केवल जो जितने रुपए की दवाई आई है उतने ही रुपए लिए, उनसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लिया। विकास जी, इस कोरोना काल में जो आप सेवाएं दे रहे थे, कई अधिकारी, कई नेता लोग, इनका भी आपको सहयोग मिला या नहीं मिला, ये भी बताएं। नहीं, ये मेरा सेल्फ काम रहा है। और इसके अलावा मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय गुना जिला न्यायाधीश श्री R.K. कोष्टा जी, ADG महोदय श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी, और गुना जिला विधिक सेवा अधिकारी श्री दीपक जी शर्मा। इनका मैं सहयोग करना चाहूँगा, क्योंकि इनका सहयोग कह सकते हैं, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और इनके मोटिवेशन से मैं लगातार ये कार्य करता रहा। अभी विकास जी, आप क्या पद पर हैं? अभी मेरा काम समाज सेवा का है, और मैं ये अपना जिला विधिक सेवा केंद्र है गुना में, उसका पैरालीगल वॉलंटियर हूँ। और भी विकास जी, आपको जो भी परेशानी आई हो, या और एक और बात कि यही लॉकडाउन नहीं, मैंने देखा है आप पिछले लॉकडाउन से ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। 2020 से मार्च 2020 जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तभी से मैं ये कार्य प्रारंभ कर चुका था, और लगातार अभी भी जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहा हूँ। और इस वर्ष तो और भी भयानक स्थिति थी। इस साल मैंने भी कार्य किया, साथ में हमारी एक कोविड-19 हेल्प टीम, जिसमें हमारे आरोन के बहुत ही शानदार समाज सेवी रहे, जिसमें मेरा इंटरव्यू ले रहे मिथुन पत्रकार भी शामिल है, साथ में रामू रघुवंशी, दिलीप ओझा जी, शिव प्रताप जी, मुनीश यादव जी, और इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने लगातार कोरोना काल में सेवाएं की, वो सभी शामिल रहे। अच्छा विकास जी, आगे की आपकी क्या रूपरेखा है, आगे के बारे में भी कुछ बताएं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण में इस समय सबसे ज्यादा मुख्य समस्या आ रही है पानी की, तो उसी को देखते हुए वृक्षारोपण पे मेरा फोकस है। और इस वर्ष में मेरा जो योजना है, हमारा लक्ष्य 1100 वृक्ष, मतलब मैंने एक संकल्प लिया है कि इस वर्ष में 1100 वृक्ष लगाऊंगा। लगाने के साथ साथ में उनकी देखरेख करूंगा, लगातार बड़े होने तक उनकी रक्षा करूंगा। यह कार्य पूरे समाज के सहयोग से रहेगा, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, सभी के सहयोग से ये कार्य मैं करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विकास जी जुड़े, और विकास जी ने अभी तमाम जानकारियां हमसे शेयर की। जैसा कि मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कोरोना काल में सेवाएं तो बहुत से लोग कर रहे थे, नेता लोग भी अपने स्तर पर कर रहे थे, एवं अन्य जो समाज सेवी हैं वो भी अपने स्तर पर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन एक ये जो विकास जी द्वारा ये जो सेवा की गई, वो एक महत्वपूर्ण सेवा थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। साइंस सिटी कॉलोनी पटार पुरापोशर रोड के रहवासियों ने आज कॉलोनी के इलाकों से हाई वोल्टेज लाइन हटवाने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के नाम आज एक ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गत दिवस बारिश के दौरान चद्दरों में बिजली लाइन से करंट आने के कारण यहां एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। ज्ञापन में रहवासियों ने करंट की अन्य घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए जल्द से जल्द हाई वोल्टेज लाइन हटवाने की मांग की।
जी हमारे लिए यह समस्या है कि हम साइंस सिटी कॉलोनी पुरापोसा रोड पर निवास करते हैं। हमारे घरों के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की हाई वोल्टेज लाइट निकली हुई है, जिस लाइन के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और अभी परसों के रोज 23 तारीख को मेरे भैया सीताराम जी राठौर एवं उनका लड़का गोलू राठौर बुरी तरह इस बिजली के हवा के कारण चद्दर टच होने के कारण पूरी छत में करंट आ गया और आसपास के 2-3 मकानों में भी करंट आया, जिस कारण से मेरे भैया और भतीजे बुरी तरह जल गए हैं। आज वो सरकारी अस्पताल में अपना बुरी तरह जले उपचार चल रहा है उनका। और हमारे सभी मोहल्ले वासियों को इस बात से पूरा रोष है, सब में गुस्सा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मेरे साथ भी हमारे मोहल्ले वासी सभी आए हैं हमारे साथ, और कुछ मोहल्ले वाले वहीं छोड़े आए हैं, लेकिन सभी मोहल्ले वासियों के अंदर गुस्सा है इस बात का। पहले भी हम आवेदन दे चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम विद्युत मंडल आए हैं। विधायक जी महोदय जी को भी देंगे और कलेक्टर महोदय जी को भी, अपनी सज्जी को भी देंगे। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया तौर से चक्का जाम भी करेंगे और हाईवे जाम भी करेंगे। लेकिन हम आज रोज़गार हमारे चल नहीं रहे हैं, हम पहले से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अब हमारे घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? लाइट के कारण, सीढ़ी के कारण हमें हमारे मकानों में रहना मुश्किल हो रहा है, थोड़ी थोड़ी झुंझुनी आती है। और जिस ठेकेदार से हमने प्लाट लिए हुए थे उन्होंने कहा था कि आपके इस लाइन को हटवा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो? मेरा नाम जगदीश राठौर है, मैं सीताराम जी का छोटा भाई हूँ। मैं बूढ़े बालाजी पर निवास करता हूँ। मेरे भैया साइंस सिटी कॉलोनी सकतपुर रोड पर रहते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कोरोना काल के प्रथम दिन से कोरोना वार्ड की इंचार्ज सिस्टर नवीता खादीकर से। दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं सिस्टर इंचार्ज कोविड वार्ड गुना नवीता खादीकर से। आपका स्वागत है। T1 से आप कोविड देख रहे हैं गुना में, मार्च से शुरू हो गया था वार्ड बनना, पहले बेड। तो क्या पूरी जानकारी हमारे लोगों को आप बताएंगे, हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उस समय कोई भी कोविड का चार्ज नहीं लेना चाहता था। लेकिन उस समय पर मेरा मन था कि मैं काम करूं, लोगों की सेवा करूं, इसलिए सिविल सर्जन सर ने मुझे कोविड वार्ड का दायित्व सौंपा था फरवरी के लास्ट वीक में। फरवरी लास्ट वीक से गुना में तैयारी शुरू हो गई? हाँ, फरवरी के लास्ट वीक से गुना में तैयारी शुरू हुई थी 2020 में। 2020। उसके बाद क्या पहली घटना क्या हुई, कैसे क्या कुछ जानकारी? उस समय के बाद से हमारे पास स्टार्टिंग में तो कोई केस नहीं था, हमारा गुना ग्रीन जोन में जा रहा था। फिर फर्स्ट हम लोग का जमाती वगैरह आना स्टार्ट हुए तो हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। फिर उसके बाद में क्वारंटीन सेंटर में हमें एक पुलिस विभाग से एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया, जो वो बाहर से आया था। 7 मई की बात, लगभग 7 मई 2020 की। हाँ, तब वो इंदौर से आया था, यहाँ पे से क्वारंटीन किया गया। चाचौड़ा ब्लॉक का? चाचौड़ा ब्लॉक। तो उसे यहाँ पे क्वारंटीन किया गया। जब उसका टेस्ट करवाया गया, सिम्टोमेटिक था वो, तो सर्दी जुकाम था, तो उसे टेस्ट करवाने के बाद में वो पॉजिटिव आया। तो फर्स्ट केस हमारा गुना था, हमने वही देखा। उसके बाद एक लंबा दौर शुरू हुआ त्रासदी का। तो उसके बाद कई बार मरीज इतने गुस्सा हो जाते थे कि वो हमला करने के लिए। कैसे कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो इस बीच में बड़ी हुई है? हमारे पास में बहुत सारे एक्सीडेंट केस आना स्टार्ट हुए, क्योंकि उस समय मजदूरों का चल रहा था कि प्रवासी मजदूरों का चल रहा था। कई बहुत सारे एक्सीडेंट हुए क्योंकि वो अदर स्टेट के थे, इसलिए हम लोग उन्हें क्वारंटीन करते थे। तो उसमें से तब तक तो सही चलता रहा। उसके बाद में हमारे लोकल के कुछ पेशेंट एडमिट रहे जो एक्सपायर हो गए, जो बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन भी सही नहीं थी उनकी। जब वो एक्सपायर हुए तो उनके जो अटेंडेंट थे उन लोगों ने सबने मिलकर हम पर हमला किया। पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी, अस्पताल प्रशासन ने हमें सेव किया, क्योंकि वो कोविड से फर्स्ट एक्सपायर हुए थे, इसलिए लोग मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे एक्सपायर हो गया, ऐसा हो नहीं सकता करके। तो वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। तब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हमें पता नहीं अब कोई बचाएगा कि नहीं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे स्टाफ नर्सेस थी, कोई भी डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे उस समय। उसके बाद ये दूसरा जब दौर आया, बहुत त्रासदीपूर्ण दौर था, एक महामारी या ये भीषण कह सकते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ? हमारा जब ये वाला सीज़न स्टार्ट हुआ तो इस समय पे क्या हुआ
कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, मरीजों की सीरियसनेस बढ़ती गई। हमारे पास प्रॉपर बेड अवेलेबल थे, करीब 120 पलंगों की हमने व्यवस्था करी थी उस समय। ऑक्सीजन पॉइंट हमारे पास में करीबन 65 थे। धीरे करके 65 ऑक्सीजन पॉइंट हमारे पास कंसनट्रेटर रखे हुए थे, 25 कंसनट्रेटर करीबन थे, 25 कंसनट्रेटर फुल हो चुके थे। उसके बाद जो हमारे पास एक मोमेंट था इवनिंग के टाइम पे जब मैं खड़ी हुई थी और मैं सर को इन्फॉर्म करी थी कि सर अब पूरे ऑक्सीजन पॉइंट फुल हो चुके हैं, अब हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है मरीजों को रखने की। तो वो बहुत दुखद समय था कि जब हम मरीजों को मना करने लगे थे कि अब हमारे पास ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। इस पूरे दौर में जहाँ एक कोविड 0 से शुरू हुआ था फरवरी से, और आज हम जब 25 जून को बैठे हुए हैं, तो इस पूरे दौर में एक टीम डेवलप हुई, पूरा एक 0 से शुरू हुई थी, एक टीम डेवलप हुई। तो उस टीम ने धीरे एक टीम पूरा टीम वर्क है, कैसे आप इसको करेंगे, क्योंकि आप सिस्टर इंचार्ज हैं? सबसे काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें सबको बांध के चलना पड़ता है सबसे पहले, और अस्पताल प्रशासन से पूरी मदद रही। हमेशा अलग से भी स्टाफ रखा गया, CMHO ऑफिस से कोविड के लिए अलग से स्टाफ नर्सेस अपॉइंट की गई, क्योंकि अदर वार्ड भी चलाने थे, इतना हमारे पास स्टाफ नहीं था। तो उसके बाद डॉक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल, पहले हमारे पास ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो ड्यूटी डॉक्टर्स अवेलेबल कराए गए, अलग से स्टाफ अरेंज करवाया गया। लेकिन किसी भी स्टाफ ने कभी भी डिनाई नहीं किया कि हम नहीं कर सकते, सभी ने अपना काम एक्स्ट्रा दिया है हमेशा। मैन पावर मैनेजमेंट की बात तो अलग है, साधन भी उपलब्ध कराया गया, बहुत सारी सुविधाएं जो एडिशनल आई हैं, बहुत सा अब आज हम जब देखते हैं तो बहुत सारा अपना वेंटिलेटर सहित बहुत सारी सुविधाएं आ गई। हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, दवाइयाँ अवेलेबल थी, सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन एक समय पे इतनी जल्दी में एक समय ऐसा आया कि हमारे पास धीरे थोड़े सामान की कमी आने लगी, जैसे कि हम लोग का कुछ मेडिसिन था जो कम आने लगा। इस समय पे जो हमारे यहाँ से ठीक होके लोग गए हैं, जो मतलब अच्छे परिवार से है, उनके पास में पैसों से पूरी व्यवस्था है, फिर भी वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, उनको व्यवस्थाएं अच्छी लगी, तो उन्होंने आगे होके उन लोगों के लिए जिनके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए मेडिसिन उपलब्ध कराना शुरू करा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वयं सेवकों ने भी बहुत सारी मदद करी हैं। उसके बाद अस्पताल से भी हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए, वेंटिलेटर्स आए, HFNCs आए, बाईपैक, हमारे पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध थी इस समय पर। सामाजिक संगठनों तो नो डाउट काम किया है उसके माध्यम से, अपने डोनेशन के माध्यम से, तो उनके अलावा भी बहुत सारे साधन, बहुत सारी सुविधाएं, पूरा प्रशासन भी इस व्यवस्था में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन ने व्यवस्था किया है। हमारे पास में एक वार्ड था जिसमें हमने 150 पलंग की व्यवस्था करी थी। एक समय पे जब हमारे पास में पूरी व्यवस्थाएं खत्म हो गई थी, तो हमारा जो नए बिल्डिंग वाला वार्ड था, कोविड ICU स्टार्ट कराया गया। उसके अलावा और 60 बेड, करीबन हमारे पास 210 पलंगों की व्यवस्था हो गई थी उस समय। अब तो कोविड वार्ड शिफ्ट कर दिया गया, अब दूसरी जगह पूरा हो गया क्योंकि मरीज कम आ रहा है, इसलिए। हाँ, अब मरीज कम आ रहे हैं, उन्हें सस्पेक्टेड केस है जिन्हें मतलब पोस्ट कोविड हो रहा है, या फिर सांस लेने में दिक्कत, सैचुरेशन कम हो रहा है, कोविड होने के बाद में भी कोई दिक्कत आ रहा है, तो अभी जो वार्ड चल रहा है उनमें इसी तरह के मरीज़ हैं। इवन कोविड ICU स्टार्ट है अभी भी, वहाँ पे वेंटिलेटर भी रखा हुआ है, वेंटिलेटर चलते भी हैं, तो अब किसी तरह की कोई भी मरीजों को समस्या नहीं आ रही है, ना ही मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इतनी कड़क ड्यूटी के बीच में फैमिली के साथ एडजस्टमेंट कैसे होता है? फैमिली से तो मैं लगभग 6 महीने हो गए हैं, मैं मिली ही नहीं हूँ, क्योंकि कोविड के चलते मैं घर जाना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं वार्ड में काम करती हूँ, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन मेरे थ्रू वहाँ ना पहुँचे फैमिली के पास में, इसलिए मैंने अभी तो अवॉइड करके रखा है जब तक कि पूरी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। कहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई, आप गुना कैसे आना हुआ, गुना कैसे होता है? मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, छोटे से गांव से। वहाँ पे मैंने 12th तक के था, वहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है मैंने। आफ्टर दैट GNM का एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट से ही, मैंने वहाँ से किया, वहाँ पे रैंक आई और मैंने उज्जैन ज़िले से ट्रेनिंग करी है। आफ्टर ट्रेनिंग मुझे अलॉट हुआ था गुना, तो पिछले मतलब 2013 मार्च से मैं गुना में ही काम कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कोविड बड़ा कठिन काम था, क्यों चुना उस इतना चुनौतीपूर्ण काम को? बहुत सारी सिस्टर थी, आपसे सीनियर बहुत होंगी, तो उसमें सिस्टर इंचार्ज के रूप में यही काम क्यों चुना? मुझे कुछ चैलेंजिंग करने की मतलब अच्छा लगता है कि मैं कुछ चैलेंज से भरा कुछ भी करूँ,
तो ये एक नई चुनौती थी, कोई करना नहीं चाह रहा था, सबके पास में बच्चे थे। चूँकि मैं यहाँ पे वैसे भी अकेले रहती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं किसी को परेशान ना करके मैं खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ और लोगों की सेवा करूँ। आपने एक, मैं जब कोविड बाद में यंग टीम है, सुनील यादव सबसे सीनियर है, 41 साल के आपकी टीम में, तो इतनी यंग टीम इकट्ठी करके और इतना डीएच का बहुत नाम हुआ है कोविड के दौरान, गुना डीएच ने बहुत अच्छा काम किया, तो कितना गर्व महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतने छोटे ज़्यादा जो स्टाफ नर्सेस है वो भी ज़्यादा उम्र की नहीं है, अंडर 30 है सारी, मैक्सिमम अंडर 25 है। जो डॉक्टर्स है हमारे वो भी ज़्यादा एज के नहीं है। डॉक्टर सुनील यादव सर में तो इतना जज्बा है कि वो कुछ भी करने, मरीज़ को इतने अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। मेडिसिन तो वो लिखते ही हैं, मेडिकेशंस तो होती ही है, लेकिन फर्स्ट जो कोविड ठीक करने का है वो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है जो हम मरीज़ को देते हैं। अगर हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत अच्छा है, हम उसे ये फील करा दें कि आप ठीक हो सकते हो, तो मेडिसिन डबल काम करती है। बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि मैं मतलब डॉक्टर सुनील यादव सर के मतलब अंडर में मैंने काम किया और पूरा कोविड संभाला। आपका कहना है कि दवाई से ज़्यादा मनोविज्ञान काम करता है, तो मनोविज्ञान के लिए आपकी टीम और क्या एक्टिविटीज़ करती थी जो लोगों को प्रभावित करती थी कोविड मरीजों को? कोविड मरीजों के लिए सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि मैं सबसे वार्ड में जाते साथ में मरीजों से हमारा बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। सभी को गाइड करके रखा था कि लास्ट कोविड में भी हमने यही किया था। उस समय हमने म्यूज़िक सिस्टम, टीवी वगैरह सब लगवाया था और कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कोई राखी मतलब रक्षाबंधन रहा तो हमने किसी को राखी बांधी, होली रही तो होली का टीका लगाया, जिससे लोगों को कभी ऐसा ना लगे कि हम घर से दूर हैं, हम अपने त्यौहार नहीं मना पा रहे। जो भी त्यौहार उनका होता था हमने उसे मनवाया है वार्ड के अंदर ही, मतलब गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। और उनसे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनसे हंस के बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। बहुत एक्सपोजर मिला बहुत लोग, जब भी हम कोविड की बात करते हैं तो लोगों, जैसे मैंने हमारे एससी साहब से बात की और लोगों से बात किया लोग, तो एक नाम जरूर आता है कि नमिता सिस्टर ने बहुत काम किया, तो कितना अच्छा लगता है इतना एक्सपोजर मिला। सोचा नहीं था कभी भी कि इस टाइप का एक्सपोजर, क्योंकि मैं गुना से बिलोंग नहीं करती, मैंने कभी गुना आज तक भी मैंने पूरा गुना नहीं देखा है, ड्यूटी और घर के अलावा मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोविड में काम करने के बाद में मुझे सभी मेरे नाम से जानने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत प्राउड फील करते हैं कि नहीं हमारी बेटी बहुत अच्छा काम करे। उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे कि नहीं तुम्हें मतलब कोविड में काम नहीं करना है। तीसरी मोस्ट अवेटेड लेयर है, आएगी नहीं आएगी भगवान करे ना आए, उसके बारे में क्या कहना? अभी उसकी भी तैयारी चल रही है, कुछ ट्रेनिंग सेशन वगैरह अवेलेबल करवाए गए हैं, उसका भी मुझे ही कहा जा रहा है कि आगे तुम्हें ही देखना है अभी सिविल सर्जन सर द्वारा। बट अब देखते हैं, क्योंकि वो बच्चों से रिलेटेड है तो जो भी कुछ हो सकेगा मेरी तरफ से, जो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, तो मैं बिल्कुल उसमें भी आगे भी काम करूँगी। धन्यवाद। ये थी नविता खातीकर, सिस्टर इंचार्ज कोविड वार्ड हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और 18 से 20 घंटे तक काम करती हैं। इनने गुना में कोविड की रोकथाम के लिए बहुत काम किया है। सिटी चैनल ने बहुत बधाई देता है। धन्यवाद।